हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज जिसका टेस्ट नंबर 15 है, उसके वीडियो सोल्यूशन लेके आए हैं पेपर का। हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 91, इन इको R1 द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम RY13 स्ट्रेन ऑफ एस्क्रिसिया कोलाई। तो बिल्कुल सही बात है। इको R1 में ई एस्क्रिसिया है, कोलाई 2 CO जीनस का स्पीसीज का नाम है कोलाई, और R है बेटा RY13 स्ट्रेन, और 1 है ऑर्डर ऑफ ऑब्टेनिंग फ्रॉम दैट स्ट्रेन। इन इको R1 द लेटर ई इज डिराइव्ड फ्रॉम जीनस, नो यहाँ पे होना चाहिए था, स्पीसीज नहीं होना चाहिए था। तो पहला सही, दूसरा गलत। आंसर विल बी द सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था, नेमिंग आपको पता होना चाहिए। इन द ईयर 1966 द 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन यूकोलाई वर आइसोलेटेड। तो बेटा ये ईयर गलत कर दिया, इन्होंने लिखना चाहिए था इन द ईयर 1963। बाकी सही है। बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोकने वाला था, एक था मिथाइलेज जो ऐड करता था मिथाइल ग्रुप और डीएनए को इनएक्टिव कर देता था, और एक कट करता था जिसको बोलते थे इंडोन्यूक्लिएज। और 5 साल बाद इसके कैरेक्टर को बताया गया था, और पहला डिस्कवर जो था वो हिंद सेकंड था। तो ये हिंद थर्ड लिखा है जो कि गलत हो जाएगा। तो दोनों बातें क्या हो गई बेटा, गलत। हिंद सेकंड पहले डिस्कवर किया गया था 1963 में जो डिस्कवर किया गया था, बाद में 5 साल बाद लगभग 1969 में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की तरह इसके वर्क को जाना गया था। ढूंढने वाला साइंटिस्ट है हर्बर्ट बोयर। तो दोनों गलत, आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 93, नो यूज ऑफ डीएनए जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में तो बेटा आपका वेक्टर से फॉरेन डीएनए को जोड़ना होगा, उसको ट्रांसफर होना होगा होस्ट में, और साथ ही साथ वहाँ पे वो अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करे और उसकी प्रोजनी में भी जाए। तो नो यूज गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो बेटा जीन क्लोनिंग मतलब जितना ज़्यादा जो फॉरेन डीएनए की कॉपी बनेगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और जीन ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि इसकी प्रोजनी में भी जाए। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस आर यूज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर बेटा आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो जाहिर सी बात है कटना पड़ेगा, और काटने वाली कैंची का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। तो असर्शन फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। तो कहते हैं लिविंग का इस्तेमाल करिए पेस्टिसाइड की जगह जिससे कि पेस्ट कंट्रोल हो सके। तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ये बेटा जीनस है जिसके अंतर्गत आते हैं बैक्यूलोवायरसेस। अरे बैक्यूलोवायरसेस बेटा आपके आर्थ्रोपोड्स जो दूसरे हैं और इंसेक्ट को क्या करते हैं, किल करते हैं, लेकिन सभी को नहीं। ये स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, और अदर नॉन टारगेटेड इंसेक्ट प्लांट एनिमल फिश को नहीं मारेगा। लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड बेटा एफिड के छुटकारा के लिए है, और ड्रैगन फ्लाई बेटा आपका फ्लाइज के लिए है, और मॉस्किटोज से। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो से। ट्राइकोडर्मा स्पोर ऑफ बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस गलत हो जाएगा। तो बेटा कंट्रोल एजेंट पूछा गया है, अच्छा कामा किया, ठीक है चल जाएगा, कामा किया है ना। तो ट्राइकोडर्मा ये बेटा रूट के इकोसिस्टम में पाया जाएगा, और ये प्लांट को पैथोजन से और इन्फेक्शन से बचाएगा। और बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस का स्पोर यहाँ से निकलता है बेटा बीटी टॉक्सिन, जो स्पेसिफिक होगा कैटरपिलर लार्वा को किल कर देगा। तो कामा है इसलिए गलत नहीं रहेगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। वैसे भी जब 2 सही है तो तीसरा सही होना ही था। फ्लॉक्स आर रिलेटेड विद, जब बेटा एसटीपी किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट में सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और प्राइमरी सेडिमेंटेशन सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं। उसके बाद भी कुछ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर बचे रहते हैं, उसको एरेशन टैंक में भेजते हैं जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है।
एरोबिक बैक्टीरिया फंजाई के फिलामेंट से जुड़ के फ्लॉक्स बनाते हैं। तो कौन से ट्रीटमेंट में आएगा, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी एरोबिक माइक्रोब्स जुड़ेंगे, मासेस ऑफ बैक्टीरिया विद फंगल फिलामेंट। तो सारी बातें सही हैं। दूसरी बात, सेडिमेंटेशन करेंगे और जो भी पानी साफ होगा उसको नदी में भेज सकते हैं, और जो कचरा नीचे जमा होगा उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, जिसको स्लज डाइजेस्टर टैंक में भेजते हैं, साथ ही साथ एज आ इनाकुलम एरेशन टैंक में दोबारा इस्तेमाल करते हैं। पूरा आपको STP याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, फिगर देख के क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा ये आपके बैसिलस का फिगर है, एक कॉकस का है, और ये बैसिलस ये रॉड से बैक्टीरिया विद फ्लैजेला है, लेकिन इसका मैग्निफिकेशन 50,000 टाइम है और इनका कितना है 1500 टाइम। तो ऑल आर बैक्टीरिया बिल्कुल सही है। जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA प्रेजेंट। हालांकि यहाँ पे वर्ड जेनेटिक मटेरियल नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था न्यूक्लिक एसिड DNA एंड RNA प्रेजेंट, क्योंकि भाई बैक्टीरिया जो भी लिविंग किंगडम है आपके, चाहे विटेकर चच्चा के जो भी है पांचों किंगडम, उसमें जेनेटिक मटेरियल की तरह खाली DNA बिहेव करता है, RNA नहीं बोला जाता। चल जाएगा, लेकिन क्लियर कट लिखना चाहिए था। मैग्नीफाइड रेंज अबाउट 1500 to 50,000। तो भाई 1500 का मैग्निफिकेशन है, 50 तो सही है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। जब भी ऑल ऑफ दीज हो तो का ऑप्शन अगर थोड़ा कम बेसी हो लेकिन दो बहुत अच्छे से सही हो तो आप फोर्थ को प्रेफर करा करिए। क्वेश्चन नंबर 97, बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ। तो कंक्रीट टैंक 10 से 15 फीट, सही है। बायो वेस्ट कलेक्टेड, स्लरी और डंग इज फेड। तो ऑल ऑफ दीज हो गया। एक तरफ से दिया जाएगा और एक तरफ से आउटलेट किया जाएगा और लिड लगा के उससे पाइपलाइन जोड़ के निकाल दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98, विच आर द फॉलोइंग आर रॉन्ग अमंग एनाबिना नॉस्टॉक। ये बेटा आपके साइनोबैक्टीरिया हैं, जिनको हम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। बोथ आर केमिकल फर्टिलाइजेशन, नहीं बेटा बायो फर्टिलाइजर हैं। फिलामेंटस होते हैं एनाबिना नॉस्टॉक, म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस कवरिंग पाई जाती है, मोनरा के यू बैक्टीरिया ग्रुप में आते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब बेटा पूछा क्या है, गलत क्या है, तो ए और डी गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 99, विच इज करेक्ट अबाउट यमुना एंड गंगा एक्शन प्लान। तो याप एंड गैप प्लान का था कि जो मेजर सिटीज है उसमें STP का इम्प्लांट करना। सेव दिस मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया था और लार्ज नंबर ऑफ STP लगाना था। तो याद कर लीजिएगा गैप और यैप प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट मैच्ड। एजोस्पाइरिलम बेटा आपका बैक्टीरिया होता है, फ्री लिविंग, नाइट्रोजन फिक्सर है। फ्रूट जूस पैक्टिनेज, तो पैक्टिनेज और प्रोटीएज डाला जाता है जिससे फ्रूट जूस क्लियर हो जाते हैं। फर्मेंटेशन ईस्ट करता है, बेकर्स या ब्रीवर्स ईस्ट कहलाता है। तो 100 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रोब्स। इनमें से कौन सी बात माइक्रोब्स के लिए गलत है। माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो ये तो ह्यूमन बींग में बीमारी करता है, बेनिफिशियल दोनों है। माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये बात सही हो गई। ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल बट सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे। तो कह रहे हैं सारे माइक्रोब्स नॉट हार्मफुल, हार्मफुल नहीं है। कुछ माइक्रोब्स बेटा यूजफुल होते हैं मैन को कई तरीकों से। तो सारी बातें क्या हो गई बेटा सही, लेकिन ये तो पूछे हैं कि गलत पूछे हैं, तो ये बेटा करेक्ट होना चाहिए था, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो 101 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट करेक्ट कर दिएगा। तो ये करेक्ट हो गया क्योंकि आपके पास मजबूरी है कि अब आल ही चूज करना होगा। तो 101 का आंसर हो जाएगा चौथा, लेकिन करेक्ट होना चाहिए था। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ डोसा एंड इडली द डो प्रिपेयर्ड इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया एंड डो पफ्स अप, दिस इज ड्यू टू। तो बेटा जो आटा फूल जाता है, पफीनेस आ जाता है, वो CO2 गैस के कारण होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नो CO2, कोई भी CO2 गैस इवाल्व नहीं होती। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इवाल्व होती है।
B12 वाला बेटा आपका तो कर्ड वाले केस में आता है, जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, तो आंसर हो जाएगा 102 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 103, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू इकोलाई, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो भैया जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इकोलाई में भेजोगे, इकोलाई क्या हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, इसलिए क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए लाइगेज एंजाइम आर यूजिंग टू मेक मल्टीपल कॉपीज, नहीं कॉपीज के लिए डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डीएनए लाइगेज से बेटा जोड़ा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, फिर जब होस्ट में भेजेंगे तो होस्ट उसका कॉपी बनाता है, होस्ट के अंदर बनता है मल्टीपल कॉपीज। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू, 103 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 104, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज इज हिंद थर्ड। ये तो गलत हो गया बेटा, क्योंकि हिंद सेकेंड होता है। इट्स डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज सीक्वेंस 5 ये बात सही है, लेकिन ये किसके लिए सही है, हिंद सेकंड के लिए। तो इनको हिंद सेकंड लिखना चाहिए था, इट्स नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि आप इसको गलत करा के इसको सही कराना चाह रहे हो। तो बेटा इसको हम कॉमन करवा चुके हैं, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों गलत दिया हो। तो आंसर हो गया पहला गलत, दूसरा सही, लेकिन ये लाइन सही है। जैसा अगर स्टेटमेंट होता तो इट्स नहीं लिखना चाहिए, इट्स का मतलब फीलिंग आ रहा है हिंद 3 के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि बात करना चाहिए हिंद 2 के बारे में। तो यहाँ पे लिख देते अगर हिंद 2 या यहाँ पे हिंद 2 दे देते, दोनों का सही हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, अ साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक टॉडी इज फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ। तो बेटा ये आपका फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप से बनाया जाता है, एरोबिक सिक्रेशन ऑफ पाम सैप, कोकोनट मिल्क, नहीं तो मिल्क वगैरह से नहीं तैयार किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 105 का 1, सिंपल सा। टू बी अ क्लोनिंग वेक्टर अ प्लाज्मिड रिक्वायर एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। तो कहते हैं जब फॉरेन डीएनए को होस्ट में आप डायरेक्टली भेज देते हो तो वो उसका फेट क्या होगा, वो अपने आप अपने दम पे रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो कैन नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट बाय इट्स ऑन। लेकिन अगर होस्ट के जीनोम से जुड़ जाएगा तो रेप्लिकेट कर लेगा। तो लोगों ने देखा कि होस्ट के जीनोम से जुड़ने के बाद जब रेप्लिकेट कर रहा है तो क्योंकि होस्ट का जीनोम ओरिसाइड देता है, तो प्लाज्मिड की इसलिए जरूरत पड़ती है। नॉर्मल इकोलाई सेल रेजिस्टेंट अगेंस्ट एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकल एंड टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। ये गलत हो गया, नॉर्मल इकोलाई में इनके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा 106 का सेकेंड। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए सेपरेट किया जाता है। और जब असर्शन गलत हो गया तो लीजेंड मेथड यही कहता है कि जब दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो असर्शन गलत वाला है, तो आंसर तो थर्ड आ गया आपका। डीएनए फ्रेगमेंट निगेटिवली चार्ज होते हैं, कैथोड पे लोड करते हैं और एनोड की तरफ भागते हैं। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर विल इट मूव। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग चीज इज टेक्सचर बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक बैक्टीरियम फॉर लार्ज होल्स। तो बड़ा लार्ज होल्स पाया जाता है स्विस चीज में, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमनाई के जरिए बनाया जाता है, रॉकफोर्ट चीज बनाया जाता है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई ब्लू चीज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल बेवरेजेस इज आर प्रोड्यूस्ड बाय विदाउट डिस्टिलेशन। तो विस्की, ब्रांडी, रम विद डिस्टिलेशन, और वाइन एंड बियर क्या होता है, विदाउट डिस्टिलेशन। तो विदाउट पूछा तो याद कर लीजिएगा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जब एल्कोहल 13% कंसंट्रेशन पहुंचता है तो ईस्ट के लिए पॉइजनिंग हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 110, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय चांस। चांस डिस्कवरी थी जब पेनिसिलियम नोटेटम तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तो पूछ रहा है कि किस पे काम कर रहे थे, तब मिला स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तो देखा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है, तो मोल्ड का नाम मिला पेनिसिलियम नोटेटम। बाद में यहीं से डिस्कवर किया गया पेनिसिलिन 1928 में, और इसका फुल पोटेंशियल बनाया था होवार्ड फ्लोरे एंड अर्नस्ट चेन, और 1945 में तीनों को नोबेल प्राइज मिला। क्वेश्चन नंबर 111, चूज द ड्रग करेक्टली मैच विद इट्स प्रोड्यूसर एंड फंक्शन। क्लॉड बस्टर, तो क्लॉड बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाकस से निकाला गया, काइनेज मतलब गति बढ़ाना। तो बेटा ये बैक्टीरिया से निकाला जाता है इसलिए गलत कर दिया गया। इम्यूनोसप्रेसेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं होता, साइक्लोस्पोरिन ये होता है। और बेटा निकाला जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से।
ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट स्टैटिन होता है, प्रोड्यूस बाय ईस्ट, ये सही हो जाएगा। क्लॉड बस्टर बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, तो आंसर हो जाएगा 111 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 112, द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज। तो भैया एक माइक्रोब से निकला और दूसरे को मार दिया, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। अब बहुत सारे बच्चों को एंटीबॉडीज के लिए कंफ्यूजन होता है, ये ह्यूमन बॉडी में खुद ही बनता है। और कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनता है, एंटीबायोटिक्स कोई बैक्टीरिया बनाता है और किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 मैचिंग का क्वेश्चन है, तोड़ दीजिए फोड़ दीजिए। स्टैटिन, तो बेटा स्टैटिन मोनेस्कस परपोरियस IO, तो पहले ओ से मैच कर गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान, एकदम बहुत आसान मैचिंग था। एसिटिक एसिड स्टोबैक्टीरिया एसिटाई, ब्यूटारिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 114 अभी आया था क्वेश्चन है कि बॉटल फ्रूट जूस को क्लियर क्यों होता, क्योंकि उसको क्लियरिफाई किया जाता है पेक्टिनेड एंड प्रोटीएज के जरिए, अभी बताया था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर से मैचिंग आ गया, लेडी बर्ड AD से याद कर लेना, एफिड। अब जरा मैच करके देखिए 1C, तो दो ऑप्शन में 1C है। अब 2 का मैच कराइए, माइकोराजा, माइकोराजा बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट, तो 2D, तो 2D हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं, ऑसिलेटरिया बेटा आपका साइनोबैक्टीरिया होता है, एनाबिना और नास्टाक भी होता है। तो 115 का आंसर हो गया बेटा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 116 विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन STP। तो बेटा देखिए वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं एरेशन टैंक में। अब भैया है तो एरोबिक, लेकिन वहां के ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा है तो हेट्रोट्रॉफिक भी होगा। और एनारोबिक का इस्तेमाल करते हैं स्लज डाइजेस्टर टैंक में, जहां से निकलता है बायोगैस, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय, तो ऊपर बहता हुआ कूड़ा करकट तो बेटा सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से हटाया जाता है, और सेडिमेंटेशन से जो महीन महीन सॉयल और ग्रिट होते हैं उसको हटाया जाता है। तो 117 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। द एनारोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्लज, जब स्लज का डाइजेशन करते हैं तो वहां से निकलता है बेटा गैस, तो उसमें मेन गैस तो मीथेन होती है, साथ ही साथ CO2 और H2S भी निकलता है। लेकिन बेटा यहीं पे जब वो बायोगैस प्लांट वाले की बात कर देगा, तो बायोगैस प्लांट में याद कर लीजिएगा वहां पे मीथेन है, H2 दिया है एंड CO2, हालांकि H2S भी हो सकता है, लेकिन दोनों को डिफरेंस कर लेना। तो स्लज में S आता है तो यहाँ पे H2S आ जाएगा, नहीं तो बाकी H2 आ जाएगा, ये भी अलग करके डिफरेंशिएट करके याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस, तो बेटा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एंड खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन दोनों ने मिलकर डेवलप किया था। 10 से 15 फीट का गड्ढा ऑलरेडी बता चुके हैं। 119 का आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 120 विच ऑफ द फॉलोइंग चीज इज रैपिड बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक फंगस, तो बेटा रोकफोर्टाई चीज पेनिसिलियम रोकफोर्टाई के जरिए किया गया था। और स्विस चीज बेटा बैक्टीरिया के जरिए किया गया था, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई। चलिए आंसर हो गया बेटा सेकंड। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए। मैं आपको 121 से 150 तक कराऊंगा और आप लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं SBTS 15 का। चलिए टॉपिक देखते हैं। लिखा हुआ द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। उस रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है एथेनॉल का बाई ईस्ट। और ईस्ट के द्वारा अगर हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं और एथेनॉल बना रहे हैं तो आपको पता है ये फर्मेंटेशन की रिएक्शन क्या है, फर्मेंटेशन। तो आपके पास ये रिएक्शन प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं होगी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है।
और यहां पर कहीं फर्मेंटेशन की बात हम नहीं करते। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, ये एनएरोबिक होता है ना। और आपके पास उसी को हम क्या कह रहे हैं, फर्मेंटेशन। आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखो 122, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945। 1945, the discovery of first antibiotic extensively used to treat American soldiers wounded in World War II। तो ये वंडर ड्रग जो है वो नाम क्या था इसका, इसका नाम था पेनिसिलिन, है ना। और पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त हुई और इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। लेकिन इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इसकी डिफरेंट पोटेंसी और इसके इफेक्ट को लेकर एक संबंध स्थापित करने वाले साइंटिस्ट और आपके पास फ्लोरी और चेन भी थे। इसी ब्याह पर इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में। तो 1945 में यह बात की गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हर्ष चेन और हॉवर्ड फ्लोरी, इन तीनों को दिया गया नोबेल प्राइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉस्टॉक ट्राइकोडर्मा बैकुलोवायरस एजोस्पाइरलम। तो आपको पता है कि एक साइनोबैक्टीरिया पैडी फील्ड में यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इन जनरल एनाबिना यूज होता है, लेकिन फिर भी हम नॉस्टॉक के साथ भी चल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये साइनोबैक्टीरिया है जो कि पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो ए का हो जाएगा थर्ड, और ए का थर्ड यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। बाकी ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंजाई है, आपको पता है। उसके अलावा बैकुलोवायरस, बैकुलोवायरस को का जीनस आपके पास न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस होता है और ये हो जाएगा 4। और हेजोस्पाइरलम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर इन सॉइल, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, आंसर आपका 1 बन गया है। क्या बन गया है, 1। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर्ड इन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, मतलब उतना कम डिजॉल्व ऑक्सीजन। फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज वाटर द प्रोसेस इज कैरीड आउट। तो आपको पता है बीओडी जो है वो आपको पॉल्यूटेड वाटर में दिखाई देगी, और प्राइमरी एफ्लुएंट का मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, उस प्राइमरी एफ्लुएंट की जो बीओडी है वो ज्यादा है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक अशुद्धियों का घुला होना ज्यादा होता है। तो इस एफ्लुएंट को पहले हम भेजते हैं एरेशन टैंक में। कौन से टैंक में, एरेशन टैंक में भेजेंगे, जहां पर एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई की विगरस ग्रोथ होगी जिसे हम फ्लोक्स कहेंगे। और ये फ्लोक्स ऑर्गेनिक अशुद्धियों को कम करता जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट को, और धीरे धीरे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज करना शुरू कर देगी। जब सफिशिएंट अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगी तब इसे सेटलिंग टैंक में हम भेज देंगे। तो इसमें बताइए कि कब हम इसे प्रोसेस कैसे होता है। तो बीओडी इज एलिवेटेड, बीओडी इज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, बीओडी इज रिड्यूस, या बीओडी बिकम 0। तो बीओडी बिकम रिड्यूस हो सकता है, ये वाली बात सही है ना। तो आंसर आपके पास थर्ड हो जाएगा, जिसमें सफिशिएंटली जब डिक्रीज हो जाएगी तब हम उसे सेटलिंग टैंक में भेज देंगे, एंड देन सेटलिंग टैंक से जो सेकेंडरी एफ्लुएंट होगा उसे रिवर में छोड़ दिया जाएगा डिसइंफेक्टेंट को मिलाकर, जैसे कि क्लोरीनेशन, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज का मतलब जो है ना अल्ट्रावायलेट रेज को देकर। लिखा हुआ था गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड बाय, गंगा एक्शन प्लान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं, केवीआईसी नहीं, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। आंसर आपके पास 125 का थर्ड हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस। बताइए इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो माइक्रोब मीडिएटेड है। तो आपको पता है कर्ड भी माइक्रोब मीडिएटेड है और उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। आपको ब्रेड भी माइक्रोब से रिलेटेड है क्योंकि यहां पर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आपके पास फंजाई से रिलेटेड काम है, और फंजाई मतलब ईस्ट। इसी वजह से इसे ईस्ट को बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। आपके वाइन इंडस्ट्रीज में भी इसी का यूज होता है, इसीलिए। तो आपके पास सारे के सारे माइक्रोब्स यूज होने वाले आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग 126 के बाद 127, मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। हम मल्टीपल कॉपी बनाना चाहते हैं अपने टेम्पलेट डीएनए की,
इन अ होस्ट, किसी लिविंग सेल में, तो इसे आप क्या कहोगे, जीन की क्लोनिंग। और होस्ट के अंदर अगर आप अपने टेम्पलेट डीएनए का नंबर बढ़ाना चाहते हो, मल्टीपल कॉपी बनाते हो, तो इसे हम कहते हैं इन वीवो क्लोनिंग, है ना। और आपके पास अगर वो लिविंग सेल के बाहर आपको करना है, पीसीआर की मदद से जीन की क्लोनिंग या डीएनए की क्लोनिंग कर रहे हो, तो उसे हम इन विट्रो क्लोनिंग कहते हैं, और मेथड होता है पीसीआर। तो आपको यह बात बताना है, ये रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके पास नेम इसका क्लोनिंग कहलाया जाता है। अगला आपके पास लिखा है स्टैनले कोहेन आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड लिंक्ड इट टू अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन 1972, जिन्होंने नेटिव प्लाज्मिड लिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो किसी अदर सोर्स से लेकर उसे इनकॉर्पोरेट किया, बनाया फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए और फिर ट्रांसफर किया इकोलाई में। तो वही पूछ रहा है कि वो नेटिव प्लाज्मिड किसका था, तो बताइए कि नेटिव प्लाज्मिड साल्मोनेला निमोनी का नहीं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का नहीं, ई कोलाई का नहीं, वो नेटिव प्लाज्मिड है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। और ये से भूलिएगा नहीं, ये वही बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कॉज करता है। आगे, मॉलिक्यूलर सिजर किसे कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर सिजर कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को, जबकि हेलिकेज डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए को ओपन करने का काम डीएनए हेलिकेज का है, दो डीएनए स्ट्रैंड्स को, दो फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम लाइगेज का है। और जब आपका डीएनए ओपन होता है ओराई वाले पॉइंट से, कहीं आपकी सुपर कॉइलिंग के जरिए डीएनए टूट ना जाए, तो उस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने का काम आपका टोपो आइसोमरेज का है। तो आपको पता है इसे मॉलिक्यूलर सिजर कहते हैं, जबकि लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, मतलब चिपकाने वाला। ठीक है, अगला देख लो, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, इसमें से कौन ऐसा है जो वेक्टर के तौर पर काम नहीं करता, प्लाज्मिड करता है, बैक्टीरियोफाज कर सकता है, टीएमवी नहीं करता। आंसर थर्ड हो जाएगा, जबकि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज जो है, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर काम करता है किसमें, बैक्टीरियल सेल में, जबकि प्लांट सेल में आपके पास आपने देखा होगा कि वेक्टर के तौर पर एग्रोबैक्टीरियम टिमिनिफेशियन और एनिमल्स में इन जनरल रेट्रोवायरस। ठीक है, अगला लिखा हुआ द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जनरेटेड बाय द लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जनरेटेड बाय द लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए ऑफ टू वेक्टर इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि जो नया डीएनए मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप जोड़ दिया जाए किसके साथ, वेक्टर के साथ, तो जो बना है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डीएनए, उसे हम क्या कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं बेटा। तो इसे प्लाज्मिड डीएनए नहीं कहते सॉरी, इसे कॉम्बिनेशन डीएनए नहीं, क्रोमोसोमल नहीं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 131 का सेकेंड। अगला लिखा है द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आइसोलेटेड वाज, तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आइसोलेटेड, तो आपको पता है कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जब बात की जाए तो वो है आपके पास हिंद 2, क्या है बेटा, हिंद 2। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड आपके पास जो आपके पास एंडोन्यूक्लियस है उसका नाम क्या है, हिंद 2, 132 का थर्ड हो जाएगा। अगला आपके पास देखिए 133, हिंद 2 कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ, तो हिंद 2 कहां कट करता है, तो हिंद 2 करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस पर जिसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं, और ये पैलिंड्रोम 6 बेस पेयर का होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो होता है जीटीसी
और GAC ये उसका पैलिंड्रोम है और वो कट करता है C और G के बीच में। इसका मतलब जब भी आपके पास हिंद 2 काम करेगा तो कैसा कट देगा, तो कट का नाम होता है ब्लंट एंड या फिर स्मूथ एंड। ब्लंट एंड या फिर स्मूथ एंड आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर 133 का थर्ड हो जाना है। अगला लिखा हुआ रोमन नंबर फॉलोइंग इन इंडिकेट द नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो याद रखिएगा कि जब मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो इसके 4 स्टेप होते हैं। क्या 4 स्टेप? पहला स्टेप जो होता है फर्स्ट लेटर जो होता है वो आपको पता है जीनस का नाम होता है। अगर मैं यहीं पर एग्जाम्पल भी ई को R1 का लेकर चलूं तो आपको पता है E फॉर एस्चेरिचिया होगा। सेकेंड टू लेटर जो होते हैं वो स्पीसीज का नाम होते हैं, जैसे को का मतलब यहां पर कोलाई है। और थर्ड आपको बताता है, थर्ड आपके पास जो थर्ड आपके पास लेटर होता है, थर्ड लेटर मतलब फोर्थ हो गया ना। सेकेंड 2 लेटर के बाद अगला स्टेप जो होता है वो अगला स्टेप आपके पास हो जाएगा कि वो स्ट्रेन बताएगा, टाइप ऑफ स्ट्रेन। जैसे कि आपके पास इको R1 में RY13 होगा। और चौथा आपके पास जो रोमन नंबर होते हैं उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। रोमन नंबर जो होते हैं वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? जीनस नहीं, स्ट्रेन नहीं, स्पीसीज नहीं, ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अगला बताइए। फिर से देखिए, इको R1 इज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो आपको पूरा बताना है। E फॉर एस्चेरिचिया है, CO फॉर कोलाई है, R फॉर RY13 है और 1 ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। तो आपको 135 का हो जाएगा E कोलाई RY13। अगला, व्हाट इज करेक्ट अबाउट हिंद 2? हिंद 2 के लिए आपको करेक्ट बात बतानी है। लिखा हुआ है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये बिल्कुल है। फंक्शनिंग डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल है, जो कि होगा क्या? वो होगा आपके पास GTC GAC। उसके अलावा कट द आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक सीक्वेंस 6 बेस पेयर का होता है, ये भी बात सही है। और कहां कट करता है? तो GTC GAC कट करता है C और G के बीच में। और आपको पता है कि वो कट कैसे देगा? स्मूथ कट देगा। आंसर ऑल हो जाएगा 136 का। 137 आपको क्या कह रहा है? स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय एंडोन्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो रिकॉग्नाइज करता है एंडोन्यूक्लियस, उसे हम क्या कहते हैं? उसे पैरेलल सीक्वेंस कहते हैं? नहीं। उसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं? यस। उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं? नहीं। आंसर होगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इट रीड सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड, आइदर 3' to 5' या आपको और 5' to 3', लेकिन दोनों स्ट्रैंड्स को पढ़िएगा। फिर लिखा हुआ है कि द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए प्रोड्यूस बाय रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन आर सेपरेटेड बाय। तो आप बताइए, जो डीएनए के आपने टुकड़े कर लिए हैं रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से, सेपरेट किसकी मदद से करोगे? तो सेपरेट हम करते हैं आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। किसके द्वारा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। 139 लिखा हुआ, सर्टेन बैक्टीरिया which grow aerobically on cellulose material produce large amount of methane along with CO2 and H2। तो ये बात एरोबिकली नहीं सही है, ये बात एनएरोबिकली सही है, क्योंकि जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का ब्रेकडाउन करेंगे सेलुलोज एंजाइम की प्रेजेंस में और बायोगैस बनाएंगे जिसमें प्रीडोमिनेंटली मीथेन गैस होगी, वो एनारोबिक कंडीशन में काम करते हैं और मेन बैक्टीरिया उसका मिथानोबैक्टीरियम, सबको मिलाकर हम मिथानोजेंस कहते हैं। तो ये वाली बात तो गलत है।
फिर लिखा हुआ इन एरेजन टैंक प्राइमरी एफ्लुएंट कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर पम्प्ड into it which allow vigorous growth to useful aerobic microbes and formation करेगा। इसमें फॉर्मेशन होगा किसका? विगरस ग्रोथ के बाद फॉर्मेशन होगी फ्लोक्स की। किसकी? फ्लोक्स की। तो एक गलत दूसरा सही, आपके पास इस तरह से आंसर 139 का थर्ड हो जाना है। क्या हो जाएगा बेटा? 139 का थर्ड हो जाएगा। आगे देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है? 140 देखिएगा, लिखा हुआ है कि असर्शन में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रीड एंड रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये बात सही। फिर लिखा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड डिफरेंट, नहीं, रीड सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड आइदर 3-2 5- और 5-2 3-। तो आपके पास डिफरेंट लिख दिया गया है, इस वजह से गलत हो गया। असर्शन सही है और रीजन गलत है। आंसर 140 का सेकेंड। ठीक है, अगला लिखा हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन अ पैथोजन ऑफ सेवरल मोनोकॉट। नो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन जो आपका पैथोजन है वो सेवरल डाइकॉट का है। किसका है बेटा? सेवरल डाइकॉट। तो ये वाली बात गलत। टीडीएनए इज ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल, ये बात सही है। असर्शन गलत है और रीजन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि इन बायोरिएक्टर्स इज वेयर लो वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। लो वॉल्यूम क्यों चाहिए भैया? हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए चाहते हैं तो ये हाई वॉल्यूम वाले हों जिनका रेंज 100 से 1000 लीटर तक होता है। गलत हो गया। फिर लिखा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस वेरी करता फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये बात सही है कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो डाउन स्ट्रीमिंग है, पैकेजिंग है, उसके मॉडिफिकेशंस है, उसके मतलब टेस्टिंग है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगी। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। इस तरह से आंसर 142 का थर्ड है। अगला स्टेटमेंट 1 इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सीविंग इफेक्ट इज प्रोवाइडेड बाय द एग्रोज जेल, बात सही है बिल्कुल। और एग्रोज जेल मुझे किससे प्राप्त होता है? सीवीड से। सीवीड क्या है? रेड एल्गी है, जैसे कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद कंपाउंड इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, बिल्कुल बात सही है। और ये दोनों बातें सही हैं तो आंसर आपके पास करेक्ट वाला बन जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 4। ठीक है, अगला बताओ 144 निगेटिवली चार्ज ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। डीएनए क्यों निगेटिवली चार्ज? क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप है और फॉस्फेट ग्रुप पर निगेटिव चार्ज होता है। तो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से नहीं, अमीनो ग्रुप की वजह से नहीं, जवाब क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। अगला इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसे सेपरेट किया जाता है किसके बिहाफ पर, किसके अकॉर्डिंग? तो साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स यस, नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स के ब्याह पर नहीं, ओनली कैथोड के ब्याह पर नहीं। आंसर 145 का फर्स्ट बोला। ठीक, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैट्रिक्स ऑफ डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वो कह रहे हैं कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को क्या कह रहे हैं? तो उसी मैट्रिक्स का नाम है एग्रोज जेल। और एग्रोज जेल मुझे किससे प्राप्त होता है? सीवीड से। सीवीड्स क्या होते हैं आपको पता? रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी के मेंबर हैं। और रेड एल्गी के बारे में बात करी जाए तो इसमें एक नाम याद रखिएगा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया।
तो आंसर क्या हो जाएगा 146 का थर्ड। अगला, एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, वही क्वेश्चन आ गया देखिए, एग्रोज किससे एक्सट्रैक्ट किया गया, इकोलाई, ट्राइकोडर्मा, ईस्ट या सीवीड्स, सीवीड्स। 147 का 4। अगला, एग्रोज इज केमिकली एग्रोज है क्या, तो वो एक तरह का मोनोमर है, नहीं आर्टिफिशियल पॉलीमर है, नहीं नेचुरल पॉलीमर है। 148 का थर्ड। अगला, इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द डीएनए फ्रैगमेंट विच मूव्स नियरेस्ट फ्रॉम लोडिंग पार्ट। तो आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो कैथोड की तरफ वेल्स पाए जाते हैं जहां से डीएनए को लोड किया जा रहा है, और उसके अपोजिट एंड पर एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। सीविंग इफेक्ट की वजह से जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट मूविंग फारदेस्ट, इसका मतलब जो बड़ा डीएनए है, लार्जेस्ट डीएनए है, वो वहीं पर रह जाएगा या फिर वो पास में रह जाएगा या पास में पाया जाएगा जहां से लोड किया गया है। तो कहते हैं कि एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट विच मूव्स नियरेस्ट फ्रॉम लॉजिंग प्लेस, तो वो स्मॉलेस्ट नहीं होगा, नो इंफॉर्मेशन मीडियम साइज नहीं, लार्जेस्ट वाला पास में होगा। आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। और ये है हमारा सेशन का आखिरी क्वेश्चन। लिखा हुआ था डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग विद। डीएनए फ्रेगमेंट को हमने सेपरेट किया है, तो विजुअलाइज कब होगा, तो इथीडियम ब्रोमाइड का यूज किया है, विजुअलाइज होगा यूवी रेडिएशन में, अल्ट्रावायलेट लाइट में, और ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। तो जवाब आपके पास क्या हो जाएगा, इथीडियम ब्रोमाइड। तो भाई ये था आपके पास क्वेश्चन, या फिर आपके पास SBTS 15, जिसमें मैंने क्वेश्चंस जो देखे हैं वो हैं आपके पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप ऐसी तैयारी करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, और आगे के क्वेश्चंस के लिए विक्रम सर का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। So hello everyone. Now Manish sir and Alice sir have discussed their portion. Now I am going to discuss question number 151 onwards. Question number 151, DNA strand with ethidium bromide can be visualized in. तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब इसको फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एथिडियम ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है, और एथिडियम ब्रोमाइड की वजह से ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं ये ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई पड़ेंगे। और लाइट कौन सी यूज़ की जाती है, तो यूवी रेडिएशन, विजिबल लाइट में नहीं दिखाई पड़ेंगे और विदाउट स्टेनिंग भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो डीएनए स्टैंड विद एथिडियम ब्रोमाइड कैन बी विजुअलाइज्ड इन यूवी रेडिएशन या यूवी लाइट। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स जो सेपरेट होते हैं अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे, प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, प्लस इलेक्ट्रोड यहाँ पर एनोड होता है, और इस मेथड को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Now question number 152. The given below figure is the diagrammatic representation of the E. coli vector PBR322. Which one of the given options correctly identified is certain components? तो यहाँ पर ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन दिखाई गई है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रिप्रेसर ऑफ प्राइमर ROP, ये कोड करता है प्रोटीन्स के लिए जो इन्वॉल्व हैं रेप्लिकेशन में, इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। ये BAM-H1 साइट, ये SAL1 साइट, ये BAM-H1 क्या है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियन से ऑब्टेंड होगा, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से ऑब्टेंड होता है, ये प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी है ये वाला, और ये प्रोटियस वल्गैरिस, ये EcoR1, ये क्लेवन, और ये HindD3। तो ये सब क्या है, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और इनकी ये रिकॉग्निशन साइट्स हैं जहाँ पर ये कट करते हैं। तो HindD3, EcoR1 ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, सही है। एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं, ठीक है, सेलेक्टिवल मार्कर का काम करती हैं।
नेक्स्ट ओराई, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो यहाँ पर ये रेप्लिकेशन साइट प्रोवाइड करेगा प्लस कॉपी नंबर कंट्रोल करेगा ओराई, तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, प्रोसेस बाय विच ई कोलाई टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाएगा प्लाज्मिड, इसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा तब उस वो बैक्टीरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ फॉरेन डीएनए, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया डीएनए से आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना है, एमआरएनए से प्रोटीन जो बनेगी, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा ट्रांसलेशन। और रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए का बनना। तो 153 का करेक्ट आंसर है थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, PBr 322, तो P यहाँ पर क्या है, ये प्लाज्मिड, BR, B is for Bolivar and R is for Rodriguez, ये साइंटिस्ट। और 322 यहाँ पर ये नंबर दिया गया था इसको टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर वेक्टर्स। बाकी और भी लैब में PBR तैयार किए गए थे, उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये नंबर इसको दिया गया। तो 322 यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लोनिंग वेक्टर है ये, सही है, कॉपीज़ बनाएगा, फॉरेन जीन जो इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी अपने साथ साथ जितनी अपनी कॉपी बनाएगा फॉरेन जीन का भी रेप्लिकेशन होगा, तो क्लोनिंग वेक्टर। आर्टिफिशियल वेक्टर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, वेक्टर की तरह काम कर रहा है, तो ये आर्टिफिशियल वेक्टर हो गया, लैब में सिंथेसाइज हुआ है। हैव एम्पेसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये भी ठीक है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, और ये सेलेक्टेबल मार्कर का काम करती है। सेलेक्टेबल मार्कर, इसमें से एक जीन जो होगी वो सेलेक्ट करेगी ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और फिर दूसरी जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह जो जीन एक्ट कर रही है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स में रिकॉम्बिनेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नॉन रिकॉम्बिनेंट के साथ, तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में डिफ्रेंशिएट करेगी। तो यहाँ पर आंसर सही होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 155, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस डिलीवर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए इन नॉर्मल प्लांट सेल्स, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इसे बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। एक्चुअली हम लोगों ने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग सीखी है वो किससे, वायरस और बैक्टीरिया से ही। ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, और ये डाइकॉट प्लांट्स, सेवरल डाइकॉट प्लांट्स को अफेक्ट करता है। इसमें क्राउन गॉल डिजीज़ ये कॉज करेगा। नॉर्मल सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है ट्यूमर सेल्स में, और ट्यूमर सेल्स को फिर ये डायरेक्ट करेगा अपने लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने के लिए, और इसमें ये यूज़ करता है TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और इसी का पार्ट है tDNA, ट्रांसफर DNA। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 156, द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ए पैथोजन ऑफ, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये ऑल डाइकॉट प्लांट्स यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सेवरल डाइकॉट प्लांट्स होना चाहिए था। डिजीज़ होती है क्राउन गॉल डिजीज़। नॉर्मल सेल्स को ये ट्यूमर सेल्स में चेंज कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 157, कॉम्पिटेंट सेल्स आर मेड बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल्स विद, तो सेल्स बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना है। कॉम्पिटेंट मतलब
दे आर एबल टू टेक अ फॉरेन डीएनए, इसके लिए उसको योग्य बनाना। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि डीएनए कैसा है, ये हाइड्रोफिलिक है, नेगेटिवली चार्ज्ड। किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जो प्रेजेंट है इसकी वजह से। और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन ये भी कैसी है? ये भी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, बाइलेयर। और ये कैसी है? ये लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस को तो अलाउ करेगी बट हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को रोक देगी। तो इस वजह से यहाँ पर मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो पहला जो है ये केमिकल मेथड, इसमें कैल्शियम आयन, डाइवैलेंट कैल्शियम, ये किस तरह से हेल्पफुल होगा? ये परमेबिलिटी बढ़ाएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इस वजह से फिर ये अंदर एंटर कर सकता है। तो कैल्शियम आयन यहाँ पर करेक्ट होगा। 157 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 158, मेथड इन विच फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जो जीन ट्रांसफ़र का मेथड होगा वो माइक्रो इंजेक्शन, ये एनिमल सेल के लिए। जीन गन या इसी को बोलते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, ये प्लांट सेल के लिए प्रेफर्ड मेथड है। आंसर डायरेक्टली इंजेक्टेड, दिस इज माइक्रो इंजेक्शन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ फॉरेन जीन ट्रांसफर इन होस्ट सेल। तो फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र करना है अगर होस्ट सेल में, तो इसके लिए क्या? बायोलिस्टिक, जीन गन, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, ये सारे मेथड्स हैं। बायोलिस्टिक और जीन गन ये प्लांट सेल के लिए, माइक्रो इंजेक्शन ये एनिमल सेल के लिए, और डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर जैसे रेट्रोवायरस को यूज़ किया गया है, इसकी पैथोजेनिसिटी ख़त्म की जाती है। डिसआर्म्ड मतलब इसकी पैथोजेनिसिटी, डिजीज़ कॉज करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, बट जीन ट्रांसफ़र की एबिलिटी बनी रहती है। तो रेट्रोवायरस हो गया, और दूसरा है यहाँ पर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये दो। तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। Now we move to other question, question number 160. The point marked by the arrow represents, तो ये EcoR1 जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसका ये रिस्ट्रिक्शन साइट है जहाँ पर ये कट करता है। तो किसका बना हुआ है? 6 बेसिस का सीक्वेंस होगा, GAATTC, और इसको बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्योंकि सेम बेसिस का सीक्वेंस रिपीट होगा अगर हम रीडिंग फ्रेम का ओरिएंटेशन सेम रखें। 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो GAATTC, रीडिंग फ्रेम अगर हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रखा तो बेसिस का सीक्वेंस सेम। तो यहाँ पर ये कट करता है G और A के बीच में, यहाँ पर ये इसको कट करेगा EcoR1, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे। किस बॉन्ड को ब्रेक करता है? तो ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फोडाइस्टर और ये एंड्स कहलाएंगे स्टिकी एंड, या इनको बोलते हैं ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, अनपेयर्ड हैं, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस। दूसरे होते हैं ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स में पैलेंड्रोम साइट के बीचों बीच में कट करेंगे, जैसे कि EcoR5 का देखा जाए या HindD2, ये दोनों ही ब्लंट एंड्स क्रिएट करते हैं। EcoR5 का सीक्वेंस है GAT और ATC, यहाँ पर कट करेगा, तो जो एंड्स क्रिएट होंगे वो ब्लंट एंड्स होंगे। तो ये EcoR1 के लिए दिया हुआ है, ये स्टिकी एंड्स। आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कैन बी लाइज्ड बाई। तो अगर हमें आइसोलेशन करना है डीएनए का
तो पहले हमें अगर बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट कर रहे हैं तो बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लाइसोजाइम। अगर प्लांट सेल होती, प्लांट सेल से अगर डीएनए को आइसोलेट करना होता तो सबसे पहले सेल वॉल को डाइजेस्ट करते, यूज़ करते सेलुलेज एंजाइम। और अगर फंगल सेल होती तो हम लोग यूज़ करते काइटिनेज। बाकी अगर न्यूक्लियस में देखेंगे तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। हमें प्योरीफाइड फॉर्म में चाहिए तो प्रोटीएज भी यूज़ किया जाएगा, प्लस आरएनए वगैरह भी होंगे तो आरएनएज यूज़ किया जाएगा। तो ये सारे एंजाइम्स हैं जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए में यूज़ होते हैं। कैन बी बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम। 161st is first. Now we move to other question. Question number 162. Fungus cell wall can be degraded by the treatment of, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया फंगस सेल के लिए क्या काइटिनेज यूज़ करेंगे। अगर प्लांट सेल होगी तो सेलुलेज, और अगर बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 163. RNA and protein portion are removed during DNA isolation by treating with, तो आरएनए और प्रोटीन को अगर डीएनए आइसोलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आरएनए के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आरएनएज या न्यूक्लियस, लार्जर कैटेगरी देखी जाए आरएनएज बिलोंग टू न्यूक्लियस ग्रुप। और दूसरा प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाएगा प्रोटीएज। तो यहाँ पर राइबोन्यूक्लियस एंड प्रोटीएज, ये दो। क्वेश्चन नंबर 164. Isolated and purified DNA can be precipitated by adding. आइसोलेशन एंड प्योरीफाइड डीएनए, जब आइसोलेट कर लिया गया उसके बाद प्योरीफाइड डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है चिल्ड एथेनॉल। और चिल्ड एथेनॉल से क्या होगा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, डीएनए इज़ वाटर सॉल्युबल, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और ये फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और इसके लिए फिर हम लोग जैसे रील को लपेटा जाता है उस तरह से स्पूलिंग, ये इसी को बोल सकते हैं रीलिंग, ये यूज़ करते हैं मेथड। तो यहाँ पर यूज़ होगा चिल्ड एथेनॉल। 164 इज़ थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 165. एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ डन यूजिंग, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का एम्प्लीफिकेशन ये किसकी मदद से होगा, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या जीन सीक्वेंसिंग। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का एम्प्लीफिकेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो यूज़ किया जाता है ये फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द साइज़ यहाँ पर सेपरेशन हो जाता है फ्रैगमेंट्स का। जो बड़ा फ्रैगमेंट है वो ऊपर की तरफ और जो सबसे छोटा होगा सबसे दूर आएगा। क्रोमेटोग्राफी ये पिगमेंट के सेपरेशन के लिए। पीसीआर के स्टेप्स होते हैं डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, और इसका यूज़ किया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट के एम्प्लीफिकेशन के लिए। लगभग 30 साइकिल्स के बाद एक डीएनए से यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज़ तैयार हो जाती हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 166. In polymerase chain reaction, there are 3 main steps which are repeated in several cycles. What is the correct sequence? तो अभी हम लोगों ने देखा था डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, दीज आर द स्टेप्स ऑफ पीसीआर। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर होगा 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं। एनीलिंग में 3 प्राइम एंड पर प्राइमर्स ऐड कर दिए जाते हैं। और एक्सटेंशन में हम लोग यूज़ करेंगे डीएनए पॉलीमरेज, और ये स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज होगा क्योंकि थर्मो स्टेबल होगा। यहाँ पर टेम्परेचर होता है लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड, एनीलिंग में होता है 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड डीएनए पॉलीमरेज। और इसके अलावा यूज़ किया जाता है डीएनटीपीज़ क्या प्रोवाइड करेंगे, तो ये सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं
प्लस एनर्जी प्रोवाइड करेंगे रेप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, आंसर विल बी सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 167, इन पीसीआर ड्यूरिंग डीनेचुरेशन स्टेप। पीसीआर में डीनेचुरेशन तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते, दो स्ट्रैंड्स जो होंगे सेपरेट हो जाएंगे ड्यू टू हीट ट्रीटमेंट। टेम्परेचर रखते हैं 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर होगा यहाँ पर 167 का सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 168, द प्राइमर्स यूज ड्यूरिंग एनीलिंग स्टेप ऑफ पीसीआर। तो प्राइमर्स जो यूज़ किए जाते हैं, सपोज ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये यहाँ पर 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये यहाँ पर 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। जब डीनेचुरेशन स्टेप ओवर हो जाएगा तो ये दोनों स्टैंड्स अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके टूट जाएंगे। 3 प्राइम 5 प्राइम, इधर ये 3 प्राइम 5 प्राइम। अब इधर प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं। प्राइमर्स किधर ऐड होते हैं? 3 प्राइम एंड पे 2 सेट ऑफ प्राइमर्स आर यूज्ड, और ये प्राइमर्स जो होंगे ये एनीलिंग वाले स्टेप में यूज़ होते हैं। प्राइमर्स का काम क्या है? तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम यूज़ होगा, जो यहाँ पर नया स्टैंड सिंथेसाइज करेगा एक्सटेंशन वाले स्टेप में, तो ये इसके लिए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ऑन इट्स ओन कैनॉट इलोंगेट द चेन। तो ये 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप प्रोवाइड करता है प्राइमर, इस वजह से इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो नेचुरली अकरिंग ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, लार्ज केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये प्राइमर्स हैं क्या? तो प्राइमर्स जो होते हैं ये स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, शॉर्ट चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड्स। तो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करेंगे इस स्टैंड के साथ। तो आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड 168। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 169, थर्मोस्टेबल टीएनए पॉलीमरेज, जिसको टैक पॉलीमरेज बोला गया है, जो यूज़ होगा एक्सटेंशन वाले स्टेप में पीसीआर में, ये चेन का इलोंगेशन करेगा, इज आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, थर्मस एक्वेटिकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो इसको आइसोलेशन करते हैं थर्मस एक्वेटिकस से। ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, टेम्परेचर लविंग, और इसमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि जहाँ पर ये ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो थर्मोस्टेबल है। थर्मोस्टेबल मतलब हाई टेम्परेचर पर भी ये स्टेबल रहता है। तो 169 का हो गया आंसर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 170, डीएनए इज ए। तो डीएनए अभी पीछे डिस्कस किया था क्वेश्चन में कि ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है, वाटर सॉल्युबल होगा, और निगेटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक, ये सब किस वजह से? फॉस्फेट ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसकी वजह से। तो आंसर सही होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 171, फॉर द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इन प्लांट सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स किसके होते हैं? तो ये गोल्ड और टंगस्टन के। कोटेड विद डीएनए इन ए मेथड नोन एज, तो ये प्लांट सेल्स के लिए प्रेफर्ड मेथड है, और इसी को बोलते हैं बैलिस्टिक या जीन गन मेथड। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो 171 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 172, इन जीन गन मेथड हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स मेड अप ऑफ, तो ये गोल्ड और टंगस्टन के बने हुए हैं। 172 इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बेस्ट जेनेटिक वेक्टर फॉर एनिमल्स
तो यहाँ पर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, रेट्रोवायरस, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सारे ही यूज़ किए जाते हैं। बट यहाँ पर बेस्ट फॉर एनिमल्स पूछा गया है, तो एनिमल्स के लिए बेस्ट जो है वो है रेट्रोवायरस। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये 300 to 350 किलो बेस का ही जीन ले जा सकता है। ईस्ट वाला जो है ये अनस्टेबल रहता है, और ये एग्रोबैक्टीरियम जो है ये प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 174। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is reason. Biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. The main sources of biofertilizers are bacteria, fungi, cyanobacteria, which increases nitrogen, phosphorus and organic matter in soil. तो ये सही है। बायोफर्टिलाइजर्स का यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है, या केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज़ करके ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाएंगे जो एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल की। और कैसे एनरिच करते हैं? बाय इंक्रीजिंग नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। जब इनकी डेथ होगी, जैसे साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, डेथ होगी तो ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल में ऐड करेगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया हैं, जैसे राइजोबियम हो गया लेगुमिनस प्लांट्स के साथ, फ्रैंकिया नॉन लेगुमिनस प्लांट्स के साथ, एजोटोबैक्टर भी है, एजोस्पाइरलम ये फ्री लिविंग है। फास्फोरस फंगस का जैसे माइकोराइजा और साइनोबैक्टीरिया, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेगा। तो ये सब यहाँ पर बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी एनरिच कर रहे हैं सॉइल की। तो इसका आंसर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। Now we move to other question. Question number 175. In given figure A represent, तो ये यहाँ पर क्या है? ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही न्यूट्रिएंट मीडिया में, सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो किया जा सकता है इनको, और ये कॉलोनीज फॉर्म करते हैं विच आर विजिबल थ्रू नेकेड आइज। तो ये बैक्टीरियल कॉलोनी का आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। फंगल कॉलोनी जो होती है लार्जर होती है और पाउडरी इन अपीयरेंस होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स। तो ये बैक्टीरियल कॉलोनी। 175 सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 176। इन गिवन फिगर ए रिप्रेजेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फर्मेंटेशन प्लांट, सीवेज प्लांट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और सीवेज प्लांट ये दोनों इसी से रिलेटेड हैं, सीवेज प्लांट से। यहाँ पर जो दिखाया गया ये फर्मेंटेशन प्लांट। यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये ब्रूअर्स ईस्ट, इसको यूज़ किया जाएगा, इसके द्वारा फर्मेंटेशन किया जाता है लार्ज वेसल्स में, इनको बोलते हैं फर्मेंटर्स। तो ये आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 177। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक फंगल एसोसिएशन। ये क्या है? सिम्बायोटिक फंगल एसोसिएशन है with roots of hair plants. How is it beneficial to the plant? Mycorrhiza provides phosphorus to the plants from the soil. ये क्या करता है? ये phosphorus को provide करेगा to the plants from the soil। सही है, phosphorus का absorption बढ़ा देता है। Make the plant resistant to root-borne pathogens, ये भी ठीक है। Increase tolerance to salinity and drought। salinity मतलब high salt concentration, drought मतलब सूखा, पानी की कमी होगी, तो उसके लिए भी इसकी पौधे की टॉलरेंस को बढ़ाता है। तो ये सही है, चारों में, तीनों में ही हेल्प करेगा। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 178। माइक्रोब्स यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। तो माइक्रोब्स जो यूज़ होता है यहाँ पर बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ये यहाँ पर टॉक्सिक प्रोटीन्स बनाता है, क्राई प्रोटीन्स कहलाती हैं, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगी, और ये प्रोटॉक्सिन होता है।
ये एक्टिवेट होता है इन द अल्कलाइन पीएच, मिड गट में मिलेगा ये, और इसके बाद ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होकर के फिर ये इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे एपिथेलियल सेल्स पे, और वहाँ पर ये बाइंड करके वहाँ पोर्स क्रिएट करेगा जिससे सेल की लिसिस होगी और डेथ होगी। और बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ये बटरफ्लाई किस ग्रुप का है? तो लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरेंस। 178 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 179, विच एंजाइम ज्वाइंस डीएनए फ्रैगमेंट? तो डीएनए फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है डीएनए लाइगेज। कौन से बॉन्ड इस्टेब्लिश करेगा? तो ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, इसको इस्टेब्लिश करता है। डीएनए पॉलीमरेज, ये एक्सटेंशन के लिए। डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज, ये प्रोकैरियोटिक सेल में टेंशन को रिड्यूस करेगा, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और टोपोआइसोमरेज ये यूकैरियोटिक सेल में, ये भी रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, टेंशन को रिलीज करता है। आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 180, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रिंसिपल, दो कोर टेक्निक्स या दो मेन प्रिंसिपल्स। पहला है यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करके डीएनए वगैरह को मैनिपुलेट किया जाएगा, फिनोटाइप इसका चेंज किया जाएगा। प्लस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग इसके थ्रू हम लोग माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस प्रोवाइड करते हैं। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जब हमारा डिजायर्ड बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो उसके थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशन, all of the above. Answer will be fourth. So I have covered my portion. Thank you all of you. Thank you so much. Keep studying, keep doing your hard work.